सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। कैसी हो रही है पढ़ाई लिखाई आप लोगों की? सभी वीडियो को देख रहे हैं ना? चलिए देखिए, देखना ज़रूरी है। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग क्लास 10th में। चलिए आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 10th हिंदी क्षितिज और गद्य खंड का दूसरा अध्याय, जो कि पाठ्यपुस्तक में सीरियल नंबर में अगर देखेंगे तो अध्याय 11 के रूप में प्रस्तुत है। तो देखिए, आज 11 नंबर अध्याय जो है हम लोगों का, वो है बाल गोविंद भगत। क्या है? बाल गोविंद भगत। तो पहले हम लोग राइटर के बारे में देख लें, राम वृक्ष बेनीपुरी। इनके बारे में ज़रा जान लिया जाए। देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। ठीक है, कई बार जेल भी गए। उनका देह अवसान सन 1968 में हुआ, मतलब उनकी मृत्यु। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। ठीक है। गद्य की विविध विधाओं में, कहानी की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 8 खंडों में। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, जो कि उपन्यास था, चीता के फूल कहानी था, अम्बपाली एक नाटक था, माटी की मूर्तें एक रेखा चित्र था, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत था, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, आज़ादी की सोच, मनुष्यता की चिंता और इतिहास के युग अनुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो कलम का जादूगर कौन हुए? राम वृक्ष बेनीपुरी। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर बाल गोविंद भगत जो कहानी है वह क्या दर्शाता है। देखिए, संक्षेपण है उस कहानी का छोटा सा, कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। ठीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। ठीक है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। ठीक है। देखिए, कहानी के आरंभ में हम लोग चलते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद, मतलब न ज़्यादा लंबे न ज़्यादा छोटे, मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, मतलब उम्र 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की कनफटी टोपी, आधी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कब? जाड़ा में।
मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। समझ गए? गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। कैसा? बेडौल माला। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, क्योंकि ये सब वेशभूषा साधुओं का ही होता है। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, मतलब घर परिवार से जुड़े हुए। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। किसको? कबीर को। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, स्पष्टवादी थे, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, जानने की इच्छा। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब? कौन से साहब? कबीर साहब। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। ठीक है, पहले मठ में ही ले जाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, मैं मतलब लेखक, उनके मधुर गान पर, गीत पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा मतलब खाना लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथेरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोपनी। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे की पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर मतलब सीढ़ी पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, मतलब गीत गा रहे हैं, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम रहे हैं, झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। जैसे कोई म्यूजिक वगैरह जब सुनते हैं हम लोग, तो अचानक पैर भी रिदम में आना शुरू हो जाता है। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। इस वीडियो में आज हम लोग इतना देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाल गोविंद भगत के शेष भाग के साथ। धन्यवाद।